नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आपकी चल रही है और इसमें आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड यूनिट का नाम आपको पता है। मैंने सिलेबस डिस्कशन के दौरान बताया था कि जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जो सेकंड यूनिट है उसका नाम क्या है, जीरोथ और फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट यूनिट में है, यहाँ पर है सेकंड एंड थर्ड लॉ, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे हिंदी में कहेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय तथा तृतीय नियम। क्लियर है? तो ये था सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपकी यूनिट सेकंड है और इसमें सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ते हैं। हेडिंग डालो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, यानी ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। देखो अब क्लियर दिखा होगा आपको। तो क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्लियर है? देखो अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार इसके स्टेटमेंट भी अलग अलग हैं। तो इनमें दो स्टेटमेंट मुख्य रूप से माने जाते हैं, जिनमें पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, किसका स्टेटमेंट? केल्विन और प्लैंक का। ठीक है, इसे कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। आप जानते हैं यहाँ पर एक साइंटिस्ट केल्विन है और दूसरे कौन है? प्लैंक हैं। तो दोनों के है ना नाम को साथ जोड़कर कह दिया हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो देखो ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, जो सोर्स से हीट लेकर के पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, सिंक को ना दे, ऐसा हीट इंजन बनाना असंभव है, इम्पॉसिबल है, इन्होंने ये कहा। ठीक है, तो यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कोई एक ऐसा हीट इंजन बनाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। कैसा हीट इंजन? जो सोर्स से जितनी हीट ले उतनी ही 100%, मान लो सोर्स से ली तो 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, और सिंक को थोड़ी सी भी हीट ना दे, ऐसा हीट इंजन बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बात कहता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? मैं लिखता हूँ, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है जी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, यानी असंभव है यह, टू कंस्ट्रक्ट माने बनाना, ठीक है, सच ए हीट इंजन, ऐसा हीट इंजन। ठीक है जी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच ए हीट इंजन, यानी एक ऐसा हीट इंजन बनाना असंभव है। कैसा? मैंने कहा जो कन्वर्ट कर दे, विच कन्वर्ट, ठीक है, जो कन्वर्ट कर दे, बताओ किसे? विच कन्वर्ट्स द हीट को, कौन सी हीट? टेकन फ्रॉम द सोर्स, जो आपने सोर्स से यानी स्रोत से ली है, टेकन फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, किस में बदल दे? वर्क में। ठीक है, टू वर्क कंप्लीटली। क्लियर है? और विदाउट गिविंग, है ना, बिना दिए, क्या बिना दिए? हीट, विदाउट गिविंग हीट, ठीक है, टू द सिंक। बात समझ में आई? इसका मतलब है एक ऐसा हीट इंजन
बनाना असंभव है जो कन्वर्ट कर दे, है ना, जो हीट आपने सोर्स से ली थी उस हीट को किस में, वर्क में, और कंप्लीटली यानी 100% हीट यदि आपने सोर्स से ली है तो 100% हीट ही आप वो इंजन किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में, ठीक है जी। और सिंक को कोई भी हीट ना दे, तो विदाउट गिविंग एनी हीट टू द सिंक, सिंक को कोई भी हीट ना दे, ठीक है जी। तो ऐसे मतलब ऐसा हीट इंजन बनाना असंभव है, ये बात कहते हैं केल्विन और प्लांक, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट का लिखते हैं। इसके बाद आपका दूसरा देखो, इसे मैं रफ कर देता हूँ। केल्विन प्लांक ने जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाया ना, वो हीट इंजन का एग्जाम्पल लेकर समझाया था, ठीक है। क्योंकि आप देखो हीट इंजन के बारे में ही बात की, ठीक है, तो हीट इंजन का एग्जाम्पल लेकर उन्होंने समझाया इस लॉ को। और दूसरा जो स्टेटमेंट जो एक आपको पढ़ना है वो है क्लोसियस। नंबर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्लोसियस स्टेटमेंट, ठीक है, CLAUSIUS, ठीक है जी, क्लोसियस स्टेटमेंट। देखो क्लोसियस भी एक साइंटिस्ट है, वो क्या कहते हैं, वो रेफ्रिजरेटर को लेकर के, रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल लेकर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में आपको पता है क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हीट ली जाती है कोल्ड बॉडी से यानी सिंक से, और फिर उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना, एक्सटर्नल एजेंट के रूप में वर्क करती है उस पर, और फिर कोल्ड बॉडी से हीट लेकर, सिंक से हीट लेकर किसे दे दिया जाता है, हॉट बॉडी को, ठीक है। तो ये होता है, क्लियर है ना। तो क्लोसियस क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना संभव नहीं है जो कोल्ड बॉडी से हीट लेकर, है ना, हॉट बॉडी को दे दे, देता तो है लेकिन एक शर्त है कि एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है तब देता है। आप देखो रेफ्रिजरेटर में जो है कोल्ड बॉडी या जो भी सब्सटेंसेस रखे होते हैं फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, आप देखो उनसे हीट निकलती है तभी तो वे ठंडे हो जाते हैं और फिर हॉट बॉडी में चली जाती है। तो इस काम को करता कौन है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक सप्लाई। और यदि इलेक्ट्रिक सप्लाई ना हो तो रेफ्रिजरेटर वर्क कर जाएगा। तो यही बात क्लोसियस ने कही कि कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल नहीं है जो कोल्ड बॉडी से हीट लेकर के हॉट बॉडी को दे दे, लेकिन बिना, है ना, वर्क डन किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बिना वर्क किए हुए, है ना, बिना वर्क के, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बिना वर्क के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर, है ना, रेफ्रिजरेटर के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या है, एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य कारक। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रेफ्रिजरेटर में रखा जो पदार्थ है वो ठंडा हो जाए, इसका मतलब उसकी हीट निकल करके किस में चली जाए, हॉट बॉडी में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यही बात उन्होंने इस तरीके से कही। तो क्या कहेंगे, क्लियर है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, वही लिखना है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है जी। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट यानी ऐसा बनाना असंभव है, क्या, कंस्ट्रक्ट ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है जी। ऐसा, ये सच भी लिख लो जो पहले लिखा था। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच ए रेफ्रिजरेटर, कैसा रेफ्रिजरेटर बनाना इम्पॉसिबल है, असंभव है ना, दैट, है ना, या विच लगा लो, ठीक है। बताओ कैसा रेफ्रिजरेटर बनाना संभव है, जो क्या करता है, जो कोल्ड बॉडी से हीट लेकर के किसे ट्रांसफर कर दे, ठीक है, विच ट्रांसफर्स, जो ट्रांसफर करता हो, है ना, द हीट को, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ठीक है।
रेफ्रिजरेटर करता तो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट उस पर वर्क करता है, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई उस पर वर्क करती है तब करता है। उन्होंने कहा बिना एक्सटर्नल एजेंट के नहीं होगा, तो विदाउट एनी वर्क डन, ठीक है, विदाउट एनी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर है? तो यानी ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। कैसा? विच ट्रांसफर्स, जो ट्रांसफर करता है, ठीक है, क्या ट्रांसफर करता है? द हीट को कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक जो हीट को ट्रांसफर करता है, ठीक है। ऐसा हीट इंजन, वो ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना क्या है? इम्पॉसिबल है, ठीक है जी। और एक बात है कि भैया करता तो है कोल्ड से हॉट बॉडी तक, है ना, और ऐसा तो बना हुआ है रेफ्रिजरेटर जो कोल्ड से हॉट में कर रहा है, लेकिन मेन बात कौन सी है? ठीक है, मेन बात ये है ऐसा जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क जो किया जाता है उसके बिना करके दिखा दे, है ना। यानी ऐसा रेफ्रिजरेटर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के बिना कोल्ड बॉडी से हीट लेकर हॉट बॉडी को दे दे, ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लोसियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ का क्या है? क्लोसियस स्टेटमेंट। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? मैंने बताया ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना, ठीक है, जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को हीट दे दे और बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के, है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल, वो विदाउट एनी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आए होंगे। कैल्विन और प्लांक ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वो उन्होंने किसकी हेल्प ली? हीट इंजन की, ठीक है। क्योंकि वे मतलब उन्होंने देखा, और सबको पता है, आप लोग भी जानते हैं, हीट इंजन क्या काम करता है? हॉट बॉडी से हीट लेता है सोर्स से, है ना, कुछ का वर्क करता है और फिर सिंक को दे देता है बची हुई। तो उन्होंने कहा था हीट इंजन, ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो जितनी हीट सोर्स से ले रहा है सारी की सारी को वर्क में बदल दे, सिंक को ना दे, ठीक है। तो ये उनका क्या था? स्टेटमेंट था, है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और क्लोसियस क्या कहते हैं? क्लोसियस कहते हैं ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना इम्पॉसिबल है जो सिंक से, यानी कि कोल्ड बॉडी से हीट ले और हॉट बॉडी को ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है जी, और बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किए गए वर्क के बिना, ठीक है, ठीक है। आइए इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। एक टॉपिक मैंने आपको कहा था कि जो कार्नोट थ्योरम है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट में ही थी, वो आपको तब समझ में आएगी अच्छे से जब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब मैं आपको कार्नोट थ्योरम करा देता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डालो कार्नोट थ्योरम, ठीक है जी। हेडिंग क्या है? कार्नोट थ्योरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है। जब यूनिट का नाम उसके नाम पे है तो आप समझ सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कार्नोट थ्योरम क्या कहती है। कार्नोट थ्योरम में दो स्टेटमेंट हैं एक तरीके से, या दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो एंड से जोड़ करके। देखो क्या कहता है कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट। पहले क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट, फिर उसका प्रूफ कर लेंगे, ठीक है जी। देखो कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई हीट इंजन है, ठीक है, जो से एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी के बीच क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है ना। यानी हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 है, तो यानी दो टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहा है, ऐसे आप कह सकते हैं। या हॉट बॉडी को सोर्स कहते हैं, कोल्ड बॉडी को सिंक कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो कोई एक हीट इंजन है जो सोर्स और सिंक के बीच वर्क कर रहा है। तो कहने के तरीके बहुत सारे हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी हीट इंजन इतना इफ़िशियंट नहीं होता है, इतना दक्ष नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है किसी भी हीट इंजन की इफ़िशियंसी इतनी अधिक नहीं होती है जितनी कि रिवर्सिबल हीट इंजन की होती है। पहला स्टेटमेंट इसका यही है, ठीक है। यानी जितने भी हीट इंजन है ना यहाँ पे उन सब में सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है रिवर्सिबल हीट इंजन की,
ठीक है। तो इसका मतलब है 2 हीट इंजन है, एक मान लो आपके पास है इरिवर्सिबल हीट इंजन, इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय, ठीक है, और एक है रिवर्सिबल हीट इंजन। ये भी T1 T2 टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहा है, ये भी T1 T2 टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहा है। यानी जिन टेम्परेचर्स के बीच या जिन हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच ये दोनों वर्क कर रहे हैं, वे दोनों हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी कैसी हैं, सेम है, वे दोनों टेम्परेचर्स कैसे हैं, सेम हैं, ठीक है। लेकिन एक इरिवर्सिबल है अनुत्क्रमणीय, एक रिवर्सिबल है हीट इंजन यानी उत्क्रमणीय, दोनों में किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी? तो थ्योरम कहती है हमेशा जो इफिशियंसी ज़्यादा होगी ना वो रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी यानी दक्षता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट है इसका, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी जो हीट इंजन है वो इतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं है, इतना ज़्यादा दक्ष नहीं है जितना कि कौन सा होता है, रिवर्सिबल हीट इंजन होता है, ठीक है। बस यही बात है। और एक शर्त है कि दोनों हीट इंजन, एक इरिवर्सिबल है ना और एक रिवर्सिबल, दोनों सेम टेम्परेचर्स पे वर्क कर रहे हों। जैसे ये T1 T2 टेम्परेचर्स पे वर्क कर रहा है इरिवर्सिबल वाला, तो रिवर्सिबल वाला भी T1 T2 पर ही वर्क करना चाहिए। जब दोनों समान धरातल पर हैं तभी तो तुलना कर पाओगे। तो जब दोनों, ठीक है, हीट इंजन एक रिवर्सिबल एक रिवर्सिबल दोनों क्या कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर्स पर वर्क कर रहे हैं, तब आप ये कहते हैं कि अब दोनों सेम स्थिति में हैं। अब तुलना करो, अब कंपैरिजन करो, तो आप पाते हैं कि हमेशा रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब बस इस तरीके से मन में बैठा लेना कि इफिशियंसी जो है ना रिवर्सिबल हीट इंजन की ज़्यादा होती है, यानी मोर इफिशियंट होता है कौन, रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। इसका मतलब है कोई भी हीट इंजन इतना इफिशियंट नहीं होता, इतना दक्ष नहीं होता जितना कि बताओ रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे नो हीट इंजन, ठीक है, नो माने कोई भी हीट इंजन, और कैसा हीट इंजन, वर्किंग बिटवीन, ठीक है, एनी 2 टेम्परेचर्स, ठीक है जी। भैया कोई भी हीट इंजन है ना जो किन्हीं 2 टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहा है, ठीक है, वो इतना इफिशियंट नहीं होता है, इज मोर एफिशिएंट, ठीक है, इतना अधिक दक्ष नहीं होता है। नो कह दिया ना तो नेगेटिव सेंस आ रही है, यानी कोई भी हीट इंजन, ठीक है, जो किन्हीं 2 टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहा है इज मोर एफिशिएंट, ज़्यादा दक्ष नहीं होता है, किससे, मैंने आपको बताया रिवर्सिबल हीट इंजन से, ठीक है, इज मोर एफिशिएंट देन ए रिवर्सिबल, ठीक है, देन ए रिवर्सिबल हीट इंजन। क्लियर है? यानी कोई भी हीट इंजन जो किन्हीं 2 टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहा है वो मोर एफिशिएंट नो है ना नहीं होगा, किससे, रिवर्सिबल हीट इंजन से। लेकिन शर्त यह है कि जिन 2 टेम्परेचर्स के बीच ये हीट इंजन वर्क कर रहा था, ठीक है, उन्हीं 2 टेम्परेचर्स के बीच रिवर्सिबल हीट इंजन भी वर्क करना चाहिए। तो देन ए रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन, मैंने कहा वही टेम्परेचर होने चाहिए, तो वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर्स, ठीक है जी। सेंटेंस समझ में आया? इसका मतलब है क्या हुआ कि है ना कोई भी हीट इंजन जो है जो किन्हीं 2 टेम्परेचर्स यानी किन्हीं 2 ताप, एक बार हिंदी में सुन लो, किन्हीं 2 तापों के बीच कार्य करने वाला है ना, कोई भी उसमें इंजन है ना, कॉमा लगाना, उन्हीं 2 समान तापों के बीच या उन्हीं तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्ष नहीं होता है, ठीक है। उत्क्रमणीय इंजन जो है ना, जो रिवर्सिबल हीट इंजन है, वो सबसे अधिक एफिशिएंट होता है, वो सबसे अधिक दक्ष होता है, ठीक है। तो एक तो स्टेटमेंट ये है। और फिर देखो यहाँ पे तो इरिवर्सिबल की और रिवर्सिबल की कंपैरिजन की, तो कहा कि कौन ज़्यादा रिवर्सिबल, वो कौन ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, कौन अधिक दक्ष रहेगा, कौन रहेगा, तो रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। और दूसरे स्टेटमेंट में ये कहता है कि जितने भी हीट इंजन है, जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन हैं,
सबकी इफिशियंसी सेम रहेगी यदि वे सेम टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। यानी सभी हीट इंजन जो सेम टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहे हैं उन सबकी इफिशियंसी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स, रिवर्सिबल तो आप समझते हो ना, जो दोनों तरफा को वर्क करे, है ना, जो सोर्स से लेकर सिंक को भी हीट दे दे और सिंक से लेकर सोर्स को भी हीट दे दे, ठीक है। यानी जो इंजन का भी वर्क करे और रेफ्रिजरेटर का भी वर्क करे। बताया था ना रेफ्रिजरेटर में कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रिवर्स हीट इंजन होता है, ठीक है। तो ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स, मैंने कहा सभी जो रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं, ठीक है, वर्किंग बिटवीन, ठीक है, सेम टेम्परेचर्स, लेकिन वो किन टेम्परेचर्स के बीच वर्क करने चाहिए, सेम टेम्परेचर्स के बीच, ठीक है। तो सभी वे हीट इंजन, सभी रिवर्सिबल हीट इंजन्स जो सेम टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हैव, वे क्या रखते हैं, हैव सेम इफिशियंसी, उन सबकी इफिशियंसी कैसी होगी, सेम, ठीक है, सबकी इफिशियंसी सेम होगी, है ना। या आप ऐसे कह सकते हैं आर सेम इफिशियंट, है ना, सब के सब सेम समान रूप से दक्ष होंगे, ठीक है। इसका मतलब फिर उनमें कोई, है ना, सुपीरियर कोई इन्फीरियर ऐसा नहीं है, सब क्या है, सब सिमिलर है ना, सब कैसे हैं, सबकी इफिशियंसी कैसी है, सेम, ठीक है। ये आपके कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने कराया। अब प्रूफ की ओर चलते हैं, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो यहाँ तक का मैं रफ कर दूँ आगे। अब इसके स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। इसकी हिंदी और बता दूं, एक बार हिंदी बताई नहीं शायद। तो इसमें देखो क्या कहेंगे, इसमें क्या कहेंगे, ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स, है ना, यानी सभी, ठीक है, उत्क्रमणीय उसमें इंजन जो समान तापों पर क्या कर रहे हैं, समान तापों पर कार्य कर रहे हैं, यानी दो समान तापों के बीच, है ना, कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय उसमें इंजन समान दक्षता रखते हैं या समान रूप से दक्ष होते हैं। इस तरीके से आप इसकी हिंदी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो समान रूप से दक्ष रहेंगे, इफिशियंसी इक्वल रहेगी चाहे वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो, ठीक है। यानी वर्किंग सब्सटेंस, ये तो मैं आपको वहाँ भी बता चुका हूँ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में, कि वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, पर डिपेंड नहीं करती है इफिशियंसी डिपेंड करती है टेम्परेचर्स पर, T1 और T2, यानी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इफिशियंसी, वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पर और उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करती है। यानी एक लाइन इसमें और लिख लो, चाहे वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो किसी भी हीट इंजन का, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सबकी इफिशियंसी कैसी होगी, सेम, लेकिन शर्त क्या है, टेम्परेचर सेम होने चाहिए उन सभी के, है ना। यानी कहने का मतलब है एक हीट इंजन ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल समझ लो। जो तीनों हीट इंजन हैं वो T1 T2 टेम्परेचर्स पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो ए हीट इंजन है वो भी T1 T2 टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहा है, बी भी और सी भी। तो टेम्परेचर्स तो सबके लिए कैसे हैं, सेम। और मान लो सबके लिए वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग गैस है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तीनों की इफिशियंसी कैसी होगी, सेम। इसका मतलब इफिशियंसी जो है ना, वो इफिशियंसी जो है केवल टेम्परेचर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। कार्नोट थ्योरम कहती है ये बात, ठीक है। और वर्किंग सब्सटेंस चाहे कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक वर्ड, मतलब एक सेंटेंस और लिख दो, वॉट एवर, है ना, वॉट एवर इज वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस चाहे कुछ भी हो, क्लियर है। ये लाइन और लिख लो और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। वॉट एवर द वर्किंग सब्सटेंस, कर लोगे तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये मैंने आपको कार्नोट थ्योरम का, इसे माइंड में बैठा लेना, प्रूफ तभी कर पाएंगे। और दो ही बातें हैं, कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। पहली बात मैं आपको समझा चुका हूँ, कोई भी हीट इंजन, ठीक है, किससे ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होता है, रिवर्सिबल हीट इंजन से अधिक, है ना, ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होता है, दक्ष नहीं होता है। और दूसरी बात मैंने ये कही, दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात ये कही कि चाहे कार्यकारी पदार्थ कुछ भी हो, है ना, समान तापों पर कार्य करने वाले जो हीट इंजन हैं,
रिवर्सिबल हीट इंजन सबकी दक्षता समान होती है, ठीक है, सबकी एफिशिएंसी क्या होती है, सेम। बस शर्त क्या है, वो सेम टेम्परेचर्स पर वर्क कर रहे हो। हेडिंग डालो प्रूफ। कार्नोट थ्योरम तो है ही, कार्नोट्स थ्योरम, इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। देखो प्रूफ क्या कहता है। प्रूफ के लिए थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, बाकी तो इसमें लैंग्वेज में लिख दूंगा। मान लो आप मान के चलेंगे 2 हीट इंजन है आपके पास, ठीक है, आपको पता है ये सोर्स, ये सिंक। सोर्स हॉट बॉडी होती है, सिंक कोल्ड बॉडी होती है, ठीक है जी। इस तरीके से रफली बना लो, डायग्राम बनानी नहीं है, एक बनाना है, वो बाद में मैं बनाऊंगी। ये सोर्स, ठीक है, ये सिंक और ये आपका वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है जी। तो मान लो ये हीट इंजन ए है और ये हीट इंजन बी है। देखो इसे प्रूफ पता कैसे करेंगे, आपको पहले वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, जो ये कहता है कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जो रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा इफिशियंट हो, ठीक है, जिसकी इफिशियंसी, ठीक है, ज़्यादा हो किससे, रिवर्सिबल हीट इंजन से। तो अब मान के चलेंगे 2 हीट इंजन है, एक ए है एक बी है, ठीक है। मान के चलो ये कैसा है, इरिवर्सिबल, ठीक है। ए को क्या मान लिया, इरिवर्सिबल, और बी को क्या मान लिया, रिवर्सिबल, ठीक है जी। तो आप देख के बताओ, इफिशियंसी हमेशा बी की ज़्यादा होगी, ए की क्या होगी, कम, ठीक है। लेकिन आप प्रूफ करने के लिए पता क्या मान के चलेंगे, भाई वो तो कहता है कि रिवर्सिबल की ज़्यादा होती है, लेकिन हम मान के चलेंगे उल्टा, हम मान के चलेंगे ए की ज़्यादा है और बी की कम है, ठीक है। और यदि हम गलत मान के चल रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो भी गलत आना चाहिए, ठीक है। भाई सही मान के चलेंगे तो सही आएगा रिजल्ट, और गलत चीज़ लेके चल रहे हैं तो गलत तो आएगा। इसका मतलब है हम गलत लेके चलेंगे, हम मान के चलेंगे इफिशियंसी ए की, यानी जो इरिवर्सिबल है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, तो फिर रिजल्ट गलत हो जाना चाहिए। तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि भैया हम तो गलत लेके चले थे, कि रिजल्ट तभी तो गलत आ रहा है, इसका मतलब वो बात सही है कि रिवर्सिबल की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। तो ये बात मान के चलेंगे, ठीक है। मान लो ये कितनी हीट ले रहा है सोर्स से, Q1, ठीक है, W वर्क होगा इसके द्वारा, और कितनी हीट देता था, Q2। लेकिन यहाँ पे ऐसे कर लो, वो Q1 माइनस W, ठीक है, समझ गए ना। भाई ये को बताओ, आप ऐसे तो करते थे, Q1 बराबर क्या होता था, W प्लस Q2, जो हीट इसे देते थे वो Q2 होती थी। तो Q2 कितना आएगा, Q2 कितना आएगा भाई, Q1 माइनस W तो आएगा। तो Q1 है ना, Q2 वगैरह के चक्कर में ना इल्झा के डायरेक्ट ऐसे कह दो कि Q1 हीट ली, W वर्क किया, ठीक है। Q1 हीट थी टोटल, कुछ का वर्क कर दिया, जिसका वर्क किया हो तो माइनस होगा ना। अब जो बची हीट है वो Q1 माइनस W है, क्योंकि W का वर्क कर दिया वो तो माइनस हो जाएगी। तो जो बची हुई हीट है वो सिंक को दे देता है। और आप जानते हैं Q1 बराबर, Q1 लेता है, W वर्क करता है, और Q2 दे देता है सिंक को। तो Q2 कितना आ रहा है, Q1 माइनस W। तो यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं Q1 माइनस W, ठीक है, Q2 का चक्कर खत्म करने के लिए। कर लोगे, समझ गए ना ये बात। चाहे तो ऐसे समझ लो जैसे समझाया, और चाहे ऐसे समझ लो कि Q1 हीट ली, W वर्क कर दे, तो बची कितनी, Q1 माइनस W, वो किसे दे देता है, सिंक को। ऐसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कुछ अलग मान लो Q1 डैश ली इसने, है ना, W का वर्क कर दिया, तो बची कितनी, बचेगी Q1 डैश माइनस W, और वो कितनी किसे दे देगा, सिंक को, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट, मतलब इसके लैंग्वेज वगैरह में यही सब बातें लिखनी है जो मैंने इन दोनों डायग्राम्स के माध्यम से आपको समझाई। कि भाई है ना, माना 2 हीट इंजन है, एक ए है एक बी है, क्लियर है, समझ लो बस, है ना। लैंग्वेज तो मैं अपनी बिल्कुल लैंग्वेज है ना इजी रखने का प्रयास करता ही हूँ, आप लोग भी समझते होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक बहुत आसानी से मैं लिख दूंगा। तो क्या कहेंगे कि माना कोई 2 हीट इंजन है, लेट अस कंसीडर 2 हीट इंजन्स, ठीक है, ए एंड बी। अब ए के बारे में बात कर दो पहले। ए है ना, इंजन ए टेक्स हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, एंड W बी द वर्क डन, ठीक है जी। W क्या है, वर्क डन है इसके द्वारा। तो रिमेनिंग हीट कितनी बची, सो रिमेनिंग हीट Q1 माइनस W इज ट्रांसफर्ड टू द सिंक, सिंक को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, सो द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ए,
हीट इंजन ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, मान लो ईटा 1 है तो कितनी हो जाएगी, W/Q1। जानते हो ना, फॉर्मूला पढ़ा रखा है। और फिर इसी ऐसी ही बात इसके बारे में कह दो, है ना। सिमिलरली द हीट इंजन B takes heat Q1 dash from the source and W be the work done and the remaining heat Q1 dash minus W is transferred to the sink। सिंक को दे दी जाती है, ठीक है, इतनी हीट बची हुई। और देखो ध्यान दो, फिर इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो देन द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन B कितनी हो जाएगी, ईटा 2 बराबर हो जाएगा W/Q1 डैश, ठीक है जी। और आप मान के चलेंगे, मैंने कहा गलत मान के चलो, तो आप मान के चलेंगे कि जो इरिवर्सिबल इंजन है वो मोर इफिशिएंट है ना। इरिवर्सिबल इंजन कौन सा है, बोलो। इरिवर्सिबल इंजन है A और रिवर्सिबल कौन सा मान लिया, B। तो आप मान के चलेंगे जो इंजन A है ना वो कैसा है, मोर इफिशिएंट है इंजन B से। क्लियर है। चाहो तो आप इसे ईटा A कह दो, ये A के लिए था, और इसे ईटा B कह दो, ठीक है जी। तो ईटा A यानी इफिशियंसी A की ज़्यादा मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये मोर इफिशिएंट मान के चल रहे हैं, तो इसमें आप एक लाइन लिखेंगे, लेट इंजन A इज मोर इफिशिएंट देन इंजन B। इंजन A को मोर इफिशिएंट मान के चल रहे हैं, हम गलत मान के चल रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि भैया हम तो गलत थे, क्योंकि हम गलत आए हैं क्योंकि हम गलत मान के चले थे। तो हम क्या कहेंगे कि भैया सही मान के चलना था, जब भी तो सही आते। इसका मतलब सही क्या है, सही वो बात थी जो किसने कही, कार्नोट थ्योरम के फर्स्ट वाले स्टेटमेंट ने कही कि रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, इरिवर्सिबल की नहीं होती। तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं, आप लिखेंगे लेट हीट इंजन A इज, है ना, लेट इरिवर्सिबल हीट इंजन A इज मोर इफिशियंट देन रिवर्सिबल हीट इंजन B। इरिवर्सिबल की इफिशियंसी आप ज़्यादा लेके चले ईटा A की, मतलब ईटा की इसकी A की इफिशियंसी ज़्यादा लेके चल रहे हैं B की इफिशियंसी से। तो ईटा A की वैल्यू रखो, क्या आएगा, W/Q1 इज ग्रेटर देन W/Q1 डैश, ठीक है। आप एक बार देख के बताओ भाई, ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है, अपोन में आपको एक बार पता है, यदि ये बड़ा है, ठीक है, तो अपोन में जो रिलेशन है वो पलट जाता है, ठीक है ना। ऊपर वाले के लिए जो बड़ा है ना, नीचे वाले के लिए वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ से देखो Q1 जो है ना वो छोटा हो जाएगा Q1 डैश के, समझ गए ना भाई। भाई ये W/Q1 बड़ा कब आएगा, जब नीचे वाली क्वांटिटी छोटी होगी और ये छोटी है, ठीक है, जिसकी तरफ तीर एरो है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होता है। तो ये बड़ा कब आएगा, जब Q1 छोटा होगा, है ना। ये छोटा कब आएगा सारा का सारा, जब Q1 डैश बड़ा होगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स आप समझते होंगे। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो अब देखो एक बात मेरी सुनो, यहाँ तक कर लिया ना आपने। अब देखो एक कंडीशन मान के चलेंगे, यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कंडीशन मान के चलेंगे कि ये दोनों हीट इंजन जो है ना एक साथ मिल के वर्क कर रहे हैं, कपल्ड होके, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ मिल के वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तब जब एक साथ मिल के वर्क कर रहे हैं तो दोनों का सोर्स भी एक होगा, ठीक है जी, और दोनों का सिंक भी एक होगा। ये मिल के वर्क कर रहे हैं एक साथ, ठीक है जी। अब ये दोनों मिल के वर्क कर रहे हैं, तो पता है क्या, ये जो पहला हीट इंजन है, ये भी आप मान के चलेंगे कि जो पहला हीट इंजन है वो तो डायरेक्टली वर्क कर रहा है, डायरेक्टली मतलब सीधा, ठीक है, फॉरवर्ड। और जो ये है बी हीट इंजन, अब चूंकि ये रिवर्सिबल माना है ना, तो इसका मतलब ऐसा मान के चलो कि ये कैसे वर्क कर रहा है, रिवर्सिबल, है ना, यानी अपोजिट वर्क कर रहा है। ये सीधा चल रहा है, वो उल्टा चल रहा है, यानी ये इंजन की तरह वर्क कर रहा है और वो रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है, और वो कर सकता है क्योंकि वो रिवर्सिबल है, ठीक है। तो अब ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये दोनों कपल्ड कर दिए गए, एक साथ मिला दिए गए, ठीक है। तो हीट इंजन जो ए है वो डायरेक्टली वर्क करता है और हीट इंजन बी जो है वो रिवर्स वर्क करता है, ठीक है, यानी रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है जी। तो बस इसके जो एरो के साइन है ना ये पलट जाएंगे। ये जो आपने माने हैं ना ये तो सब सेम रहने दो, ठीक है जी। तो आप देखो ये जो पहला हीट इंजन ए है वो सोर्स से हीट ले रहा है Q1, ठीक है,
और एक्सटर्नल वर्क कर रहा है कुछ, मान लो कितना कर दिया W, ठीक है, W वर्क किया और फिर जो बची हुई हीट थी सिंक को दे दी, ठीक है, इसका तो वही है काम। लेकिन यहाँ क्या होता है, अब जब रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है ये हीट इंजन, तो ये सिंक से हीट लेगा, तो सिंक से हीट जो ली ये वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो मान लो कितनी ली Q1 डैश माइनस W, ठीक है, और कुछ इसे वर्क प्राप्त हो गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो एक्सटर्नल एजेंट इसके लिए कौन है, ये पहला हीट इंजन, ये ही इसे चला रहा है, ठीक है जी। तो इसे वर्क प्राप्त हुआ W, तो टोटल Q1 माइनस W वर्क हीट पहले थी, W हीट इसे मिल गई वर्क से, ठीक है, तो इसे वर्क कितना हो गया, मतलब कितनी रह गई, अब जो टोटल हीट है अब कितनी रह गई Q1 डैश, ठीक है, वो कहाँ चली जाएगी, सोर्स में। क्लियर है, तो Q1 डैश सोर्स में चली गई हीट, यानी ये रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि सिंक से लेकर सोर्स को दे रहा है, कोल्ड बॉडी से लेकर हॉट बॉडी को दे रहा है हीट, है ना। तो इस स्थिति में आप देख के बताओ, ये डायग्राम तो है ना, इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वाली कंडीशन की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो दोनों एक साथ जब कपल्ड हैं तो आप देख के बताओ मुझे, जो हीट ली जा रही है सोर्स से वो कितनी है हीट, या पहले सिंक की बता दो, हीट टेकन फ्रॉम द सिंक, जो सिंक से हीट ली जा रही है, सिंक से यानी कि कोल्ड बॉडी से, जो हीट सिंक से यानी कोल्ड बॉडी से ली जा रही है, बताओ कितनी है, आप देख के बताओ। देखो भाई हीट ली कितनी जा रही है Q1 डैश माइनस W, और दी कितनी जा रही है Q1 माइनस W, तो जो हीट ली जा रही है वो निकालनी है आपको, तो ली गई हीट माइनस दी गई हीट, ऐसे कर लो, दी गई वाली माइनस हो जाएगी, तो कितनी Q1 डैश माइनस W, ली गई हीट है टेकन फ्रॉम, है ना, टेकन, और जो दी गई है वो माइनस कर दो भैया, समझ रहे हो ना। मान लो 10 हीट दी, ली 10 हीट ली और 5 दी, तो 10 माइनस 5 करना पड़ेगा ना, तो आप समझ जाओगे कि भैया जितनी ली है उसमें से दी हुई माइनस कर दो, तो टोटल जो ली हुई है हमें वो पता चल जाएगा नेट। तो इसलिए जो ली हुई हीट थी सिंक से, क्योंकि हम कह रहे हैं टेकन फ्रॉम द सिंक, सिंक से ली हुई हीट इतनी थी, दी हुई माइनस कर दी, तो कितना आया Q1 डैश माइनस W माइनस Q1 और प्लस W, W से W कैंसिल हो जाएगा, तो हीट जो बचेगी Q1 डैश माइनस Q1 बचेगी। और ये बात आप कह चुके हैं कि Q1 डैश बड़ा है, देख लो चाहे, यहाँ आप कह रहे हैं कि Q1 डैश बड़ा है, इक्वेशन फर्स्ट डाल देना इसे, इक्वेशन फर्स्ट में Q1 डैश बड़ा है। अब जब Q1 डैश बड़ा है तो आप देख के बताओ, जो हीट आपने सिंक से ली है वो पॉजिटिव होगी या नहीं, है ना, ये जो हीट है ये कैसी होगी, पॉजिटिव। क्लियर है ना, तो लिख देना हीट टेकन फ्रॉम द सिंक, है ना, इज पॉजिटिव, बिकॉज ये कारण ये है पॉजिटिव होगी। तो मैंने टेकन फ्रॉम द सिंक, जो हीट है कोल्ड बॉडी से जो ली गई हीट है वो निकाल ली। अब जो सोर्स को जो हीट दी जा रही है वो निकाल लेंगे, बताओ क्या आएगा, हीट गिवन टू द सोर्स, ठीक है, हीट गिवन टू द सोर्स, सोर्स यानी हॉट बॉडी, ठीक है, हॉट बॉडी को जो दी गई हीट है वो निकाल लो। देखो कितनी हो जाएगी भैया, कितनी हीट दे रहे हो आप, दे रहे हो Q1 डैश, दे रहे हो ना Q1 डैश, और कितनी ले रहे हो Q1, समझिए ना, Q1 डैश माइनस Q1 तो आएगा, क्योंकि दी गई हीट निकाल रहे हो, तो भैया दी गई हीट में से ली गई हीट जो तो माइनस करनी पड़ेगी। जैसे मान लो 10 दे रहे हो और 3, देखो 10 दे रहे हो 3 ले रहे हो, तो फिर कितनी दे रहे हो, 7 ही तो दे रहे हो आप, इस तरीके से। तो जो हीट दी गई है सोर्स को यानी हॉट बॉडी को वो कितनी है, Q1 डैश, यहाँ भी Q1 कर दो, Q1 डैश माइनस Q1, ठीक है। जो ध्यान देना, जो हीट सिंक से ली जा रही है वो भी कितनी है, Q1 डैश माइनस Q1, और जो हीट सोर्स को यानी हॉट बॉडी को दी जा रही है वो भी कितनी है, Q1 डैश माइनस Q1, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोल्ड बॉडी से यानी सिंक से जितनी हीट ली उतनी हीट किसे दे दी, सोर्स को दे दी, यानी हॉट बॉडी को दे दी, और विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क हो गया ये काम। आपने इसमें ये बताओ, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी लगाई क्या, नहीं लगाई, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क हुआ कोई इस पर, है ना, ये तो एक पूरा सिस्टम ही है।
किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने कोल्ड बॉडी से हीट लेकर हॉट बॉडी को दे दी। और याद करो, अभी पढ़ा है मैंने क्लोसियस स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। क्लोसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना इम्पॉसिबल है जो कोल्ड बॉडी से लेकर हीट किसे दे दे, हॉट बॉडी को दे दे, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट की सहायता के बिना, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के बिना। ठीक है, लेकिन ये तो उसके बिना ही काम हो रहा है। देखो, उसके बिना ही जितनी हीट उसने कोल्ड बॉडी से ली उतनी की उतनी हीट ट्रांसफर कर दी किसे, हॉट बॉडी को, सोर्स को। इसका मतलब क्या है भैया, क्लोसियस की तो बात गलत हो गई। क्लोसियस तो कहते हैं कि बिना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किए बिना, है ना, ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना संभव नहीं है कि जो बिना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किए गए वर्क के बिना कोल्ड बॉडी से हीट लेकर हॉट बॉडी को ट्रांसफर कर दे और 100% जितनी ली उतनी दे दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये क्लोसियस ने कहा था। लेकिन हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि कोल्ड बॉडी से जितनी हीट ली उतनी हॉट बॉडी को दे दी। इसका मतलब ये जो बात है हमारी, ये अगेंस्ट है, विरुद्ध है किसके, क्लोसियस स्टेटमेंट के। और क्लोसियस स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। इसका मतलब है ये जो बात हमारी रिजल्ट निकल गया है ना, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अपोजिट है ना, उसके विरुद्ध है, उसके अगेंस्ट है। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है गलत हो गई हमारी बात, तो हमारा तो रिजल्ट गलत आ रहा है। ऐसा होता कहाँ है, क्योंकि क्लोसियस ने जो स्टेटमेंट दिया वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उस पर थर्मोडायनेमिक्स खड़ी है, उसका आधार है थर्मोडायनेमिक्स का, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो गलत नहीं हो सकता, हम गलत हैं। इसका मतलब है हम गलत पता क्यों आए, क्योंकि हम गलत मान के चले थे। ठीक है, क्योंकि कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट यही तो था कि रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा इफिशियंसी किसी की नहीं हो सकती, लेकिन हम खुद ही पहले ही गलत मान के चले थे। हम इफिशियंसी गलत मान के चले थे इरिवर्सिबल हीट इंजन की, तो फिर हमें गलत तो मिलना ही था, है ना। जैसा कहते हैं ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इसलिए जब गलत बोया तो गलती तो मिलेगा, मतलब गलत किया, बोया नहीं कहने का मतलब है जब गलत बोया तो गलती तो काटेंगे। इसका मतलब है गलत मान के चले थे तो गलती तो रिजल्ट आना था, ये बात पहले से तय थी। ठीक है, कि हमारा रिजल्ट गलत आएगा, इसलिए तो हम गलत मान के चले थे। हम चाहते थे हमारा रिजल्ट गलत आए। क्यों गलत आए, क्योंकि हम गलत नहीं सिद्ध हो पाएंगे। यदि सिद्ध, तो फिर ये बात कैसे सिद्ध होगी कि क्लोसियस सही है या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सही है। इसलिए हमने क्या किया, हम गलत मान के चले। हमने माना कि इरिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी क्या है, उसकी ज़्यादा मान के चले। ठीक है, और रिवर्सिबल की कम मान के चले। तो फिर हमने यदि ऐसा गलत मान के चले थे तो गलत ही आ रहा है, तो इसमें लिख देना, है ना, दिस इज अगेंस्ट क्लोसियस स्टेटमेंट, हैंस दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट, या दिस इज अगेंस्ट, है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये रिजल्ट जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है, विरुद्ध है। इसलिए ये बात सिद्ध हो जाती है कि जब हमारा रिजल्ट गलत है तो हम क्या गलत मान के चले थे, हम गलत मान के चले थे कि इफिशियंसी इरिवर्सिबल की होती है ज़्यादा। ये बात गलत थी। और जब ये बात गलत थी कि इरिवर्सिबल की इफिशियंसी ज़्यादा है होती है, जब ये बात गलत है तो सही क्या है, सही फिर ये है कि रिवर्सिबल की होती है ज़्यादा। इसका मतलब है ये थ्योरम का पहला पार्ट प्रूफ हो गया। क्लियर है ना? तो लिख देना हैंस, क्या लिखोगे, हैंस इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, है ना, इज मोर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, इफिशियंसी रिवर्सिबल की ज़्यादा होती है, इरिवर्सिबल की ज़्यादा नहीं होती। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रूफ हो गया। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, तो मैं इधर ऑफ कर देता हूँ। और इसका सेकंड पार्ट का प्रूफ थोड़ा समझने का है, बस 1 मिनट की बात है, 1-2 मिनट में हो जाएगा, ध्यान दो। फर्स्ट में ही थी मेहनत। तो देखो सेकंड पार्ट का प्रूफ कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट सुन लो दोबारा। सेकंड पार्ट ये कहता है कि जो 2 या 2 से अधिक कितने भी हीट इंजन हैं, रिवर्सिबल हीट इंजन, जो सेम टेम्परेचर्स के बीच वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी। ये कहता है सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, कार्नोट थ्योरम का। तो देखो मान के चलो आप मान के चल रहे हैं कि भैया जो ए हीट इंजन है वो वर्क कर रहा है डायरेक्टली, DIRECTLY, है ना, डायरेक्टली। और जो बी वर्क कर रहा है
इस तरीके से, जो ए है ना वो डायरेक्टली वर्क कर रहा है और बी रिवर्सली वर्क कर रहा है, यानी बी हीट इंजन को कौन वर्क करा रहा है, ए हीट इंजन वर्क करा रहा है इसे, ठीक है, क्योंकि ये इस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। देख लो इसका डब्ल्यू उस पर जा रहा है, तो बी कैसे वर्क कर रहा है, रिवर्सली। क्लियर है, यानी ए तो खुद वर्क कर रहा है डायरेक्टली और ये हीट इंजन ए बी को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जब बी रिवर्सली वर्क कर रहा है तो बी तो रिवर्सिबल हीट इंजन हुआ, ठीक है, और ए क्या हुआ, इरिवर्सिबल। ये तो बात मान के चलिए शुरुआत में ही। तो इसका पता यहाँ पे इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होगी, आपको एक बात पता है, इफिशियंसी यहाँ बी की ज़्यादा होगी, है ना, ए की कैसी होगी, कम। क्योंकि आपको एक बात पता है कि इफिशियंसी जो है ना रिवर्सिबल की ज़्यादा होती है और बी रिवर्सली वर्क कर रहा है तो इफिशियंसी बी की ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब है ए की इफिशियंसी ज़्यादा नहीं होगी बी की इफिशियंसी से, है ना। द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ए कैन नॉट बी मोर देन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन बी। ए की इफिशियंसी ज़्यादा नहीं होगी बी की से, इसका मतलब बी की ज़्यादा होगी, ठीक है, एक बात। और दूसरी स्थिति है ना, क्या, आप मान के चलो जो बी है वो डायरेक्टली वर्क कर रहा है, इसका उल्टा मान के चल रहे हैं, बी क्या कर रहा है, डायरेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है, और जो ए है वो रिवर्सली वर्क कर रहा है। क्लियर है, तो भैया जब ए रिवर्सली वर्क कर रहा है तो आप खुद बताओ इफिशियंसी अब ए की ज़्यादा हो जाएगी बी की इफिशियंसी से। इसका मतलब है इफिशियंसी ऑफ, है ना, हीट इंजन बी कैन नॉट बी मोर देन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ए। इसका मतलब बी की इफिशियंसी अब ज़्यादा नहीं हो सकती है ए की इफिशियंसी से। क्यों, क्योंकि ए की इफिशियंसी ज़्यादा है, क्योंकि ए कैसा है, रिवर्सली वर्क कर रहा है, यानी रिवर्सिबल है। और हमारे स्टेटमेंट है ना, क्लियर है ना, तो इसका मतलब है जो रिवर्सली वर्क करता है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। ये तो पहले स्टेटमेंट में कह चुके हैं ना हम। तो यहाँ पे शुरुआत में मान के चले कि रिवर्स वर्क कौन कर रहा है, बी, तो बी की इफिशियंसी ज़्यादा होगी क्योंकि बी रिवर्सिबल इंजन है। यहाँ पे आप मान के चले कि रिवर्सिबली कौन वर्क कर रहा है, ए, तो यहाँ ए की इफिशियंसी ज़्यादा होगी। देखो एक बार तो कह रहे हैं बी की इफिशियंसी ज़्यादा है, एक बार कह रहे हैं ए की इफिशियंसी ज़्यादा है, या एक बार कह रहे हैं कि ए की इफिशियंसी कम है, एक बार कह रहे हैं कि बी की इफिशियंसी कम है। समझ रहे हो ना, एक से लगा लो, दोबारा सुन लो। एक बार तो कह रहे हैं कि बी की इफिशियंसी ज़्यादा है, एक बार कह रहे हैं ए की इफिशियंसी ज़्यादा है। इसका मतलब ना किसी की ज़्यादा ना किसी की कम, सबकी बराबर है। दोनों आ रहे हैं ना, ये दोनों, इन दोनों से ये सिद्ध होता है, ये कह रहा है बी के ज़्यादा है, ये कह रहा है ए ज़्यादा है, इसका मतलब किसी की ज़्यादा नहीं है भैया। इसका मतलब दोनों की कैसी है, सेम, ठीक है। इसका मतलब है इफिशियंसी जो है दो हीट इंजन मान के चले, ठीक है, दोनों की इफिशियंसी कैसी है, सेम, और दोनों सेम टेम्परेचर्स पर वर्क कर रहे हैं। यानी जो ए है वो भी T1 T2 पे कर रहा होगा, जो बी है वो भी T1 T2 पर कर रहा होगा, है ना। तो इफिशियंसी दोनों हीट इंजन्स की कैसी मान के चले, सेम। इसका मतलब वे सभी हीट इंजन्स जो रिवर्सिबल हीट इंजन्स है ना, वे सभी रिवर्सिबल हीट इंजन्स जो सेम टेम्परेचर्स पर वर्क कर रहे हैं, सब की इफिशियंसी सेम होती है। ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई, ठीक है। बाकी मैंने देखो समझाने के साथ साथ बोली भी है लैंग्वेज आपको, बाकी नहीं तो और है ना PDF में मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा लिख के। टेलीग्राम चैनल में है ना PDF नोट्स मिलते हैं आपको, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।